बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में वो भूचाल लाया है जिसकी तपिश पटना से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। जिस बांकीपुर को बीजेपी का वेद गढ़ माना जाता था, वहां जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल कर 19,324 वोटों के भारी अंतर से ऐसा झटका दिया कि एनडीए से लेकर महागठबंधन तक के समीकरण ध्वस्त हो गए। प्रशांत किशोर को मिला 49% से ज्यादा वोट शेयर। ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बांकीपुर की जनता ने बदलाव पर मुहर लगा दी। वहीं बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा 34.4% वोट पाकर दूसरे नंबर पर सिमट गए, तो आरजेडी की रेखा कुमारी महज 10.95% वोट के साथ अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। जबकि 9 महीने पहले इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 63% और आरजेडी को करीब 30% वोट शेयर मिला था। 9 महीने पहले बांकीपुर में पीके की जनसुराज पार्टी तब 5% वोट भी नहीं ला पाई थी और इस बार उपचुनाव में 49% से ज्यादा वोट शेयर। लेकिन असली कहानी नतीजों से आगे की है। असली कहानी नफा नुकसान की है। बांकीपुर में मिली हार पर बीजेपी और जेडीयू कह रही है समीक्षा करेंगे, हार के कारणों को ढूंढेंगे, तो आरजेडी इस करारी हार और जमानत जब्त होने पर भी आत्मचिंतन करने के बजाय बीजेपी की हार का जश्न मना रही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बांकीपुर का रिजल्ट सम्राट सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा दिखाता है और जीत के बाद प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के नहीं, बिहार के हर उस इंसान का चेहरा है जो बदलाव चाहता है। ऐसे में सवाल है कि महज 34.80% वोटिंग के बीच बांकीपुर के इस जनादेश से किसका नफा किसका नुकसान? सवाल जरा स्क्रीन पर रखिएगा। सवाल नंबर 1, महज 34.80% वोटिंग के बीच बांकीपुर के इस जनादेश से किसका नफा किसका नुकसान, कौन ज्यादा परेशान? सवाल नंबर 2, क्या बांकीपुर का रिजल्ट बीजेपी के सरकार के 100 दिनों के कामकाज पर जनता का रेफरेंडम है? सवाल नंबर 3, तेजस्वी यादव आरजेडी की करारी हार और जमानत जब्त होने पर भी आत्मचिंतन करने के बजाय बीजेपी की हार का जश्न क्यों मना रहे हैं? क्या आरजेडी के भीतर ही अपनों को दगा दिया है? सवाल नंबर 4, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2009 के उपचुनाव का हवाला देकर 2010 की वापसी का भरोसा जता रहे हैं, लेकिन क्या 2026 की राजनीति में 2010 का फॉर्मूला काम कर पा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल नंबर 5, क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में विपक्ष का नया चेहरा बनने जा रहे हैं या यह सिर्फ एक उपचुनाव की क्षणिक उछाल है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव और इसके परिणाम ने बिहार के सियासी हलचल को काफी बढ़ा दिया है। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सवाल ये भी उठने लगे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद आने वाले समय में बिहार की सियासत कितनी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी बिहार चुनाव होने में 4 साल का वक्त है, तो असर या प्रभाव जैसी कोई बात तो नहीं, पर पहले भी कई उपचुनाव हुए हैं जिनके नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव में उलट ही साबित हुए हैं। क्योंकि 1994 में लवली आनंद ने जीत हासिल कर सुर्खियां बटोरी थी। इस जीत को लालू प्रसाद की हार के तौर पर तब प्रचारित किया गया, जबकि 1 साल बाद ही 1995 में लालू प्रसाद ने शानदार जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। जबकि साल 2009 में बिहार में 18 सीट पर उपचुनाव हुए, इनमें 13 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई थी, पर अगले ही साल यानी 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश की अगुवाई में एनडीए को रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। ऐसे में एनडीए के नेता भी इस उपचुनाव परिणाम को कोई फैक्टर नहीं मानते। हाँ, हार की समीक्षा की बात जरूर की जा रही है। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में तो हार जीत एक प्रक्रिया है और चुनाव हम लोग हारे हैं तो उसकी गहन समीक्षा होगी, एनडीए गहन समीक्षा करेगी। ये थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है। हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार कभी जीत होती है। वहाँ की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है। वैसे राजनीति के जानकारों का मानना है कि बांकीपुर के रिजल्ट से बिहार की सियासत तो प्रभावित नहीं होने वाली,
पर पीके की भूमिका को एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत किशोर इस बार सड़क पर तो आवाज उठाते ही रहे हैं, गांव के खेत खलिहानों से लेकर के और शहर की सड़कों तक तो इनकी आवाज थी, अब इनकी आवाज सदन में भी गूंजेगी। दरअसल कोई भी उपचुनाव परिणाम राज्य स्तर के रुझान को नहीं दिखाते, क्योंकि उपचुनाव मुख्य रूप से विधायक चुनने के लिए एक स्थानीय चुनाव होता है, न कि राज्य सरकार चुनने के लिए। वैसे बांकीपुर उपचुनाव परिणाम ने कुछ अहम सवाल भी छोड़े हैं, जिन पर निगाह रखनी होगी। वोटरों का कम उत्साह उपचुनाव पर असर डाल सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र के बावजूद कम वोट का पड़ना सवाल तो खड़े करता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से मेरे साथ प्रीति शेखर थोड़ी देर में जुड़ेंगी, आरजेडी से चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं, जन स्वराज पार्टी से कुमार सौरभ जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के लाल जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चितरंजन गगन जी आपसे। जन स्वराज पार्टी की बड़ी जीत हुई है बांकीपुर में, जन स्वराज पार्टी ने कल जश्न मनाया। बीजेपी और आरजेडी की हार हुई है, लेकिन आरजेडी की करारी शिकस्त भी हुई है। और आरजेडी की करारी शिकस्त पर जब सवाल लिया जा रहा है आरजेडी के नेताओं से, तेजस्वी यादव से, तो वो बीजेपी की हार का जश्न ज्यादा मना रहे हैं और अपनी जो उनकी प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त हो गई उस पर वो बातचीत करना भी नहीं चाह रहे। कह रहे हैं कि समीक्षा कर लेंगे, आत्ममंथन कर लेंगे। संतोष जी, तो अभी आप दिखा रहे थे जो पहले जो उपचुनाव हुए और उसके बाद में उसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ा, तो यह बांकीपुर का जो उपचुनाव हुआ वह अन्य उपचुनावों से अलग है। इसकी तुलना आप उन उपचुनावों से नहीं कर सकते हैं जो पहले हुआ है या होते रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसा सीट है कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगर सबसे सुरक्षित और भाजपा का सीट रहा है तो वह बांकीपुर रहा। अब तक लगातार भाजपा ही जीती रही है और 1995 से तो एक ही परिवार के लोग जीते रहे हैं, माने नवीन जी जीत रहे थे, उसके बाद उनके लड़का उनके जीत रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस सीट का चुनाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ के जो विधायक थे नितिन नवीन जी, वे भाजपा के जो विश्व को सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। और इसीलिए यह सीट, रंजन जी, मैं यही तो मेरा सवाल की शुरुआत यही थी कि आप उनकी हार का मंथन कर रहे हैं, उस पर आप विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना भी तो बताइए कि 11% वोट आया है, आपकी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, 14,273 कुल वोट मिले। नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हमको जो है सो जितना अपेक्षा था उतना वोट नहीं मिला, हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक सीट से न सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है न राजद के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला। इसका सेहत का, इसके बिहार की जनता की सेहत पर इसका असर पड़ने वाला था और है, क्योंकि बिहार में जिस ढंग से एनडीए के प्रशांत किशोर की विधानसभा में मौजूदगी विपक्ष को खटकेगी नहीं, सत्ता पक्ष को खटकेगी नहीं। वह जो तो विधानसभा में माने एक आवाज और बढ़ा, हम लोगों को खुशी है। प्रशांत किशोर जी की क्या भूमिका रहती है विधानसभा में, वह तो जो देखने के बाद उसका मूल्यांकन होगा। इसके बारे में अभी जो है सो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आवाज उठेगी आप आपके शिकस्त के कारण क्या रहे? आप जब चुनाव से पहले बात हम कर रहे थे, वोटिंग से पहले बात कर रहे थे, आपने कहा था कि आप नंबर 1 होंगे, नंबर 2 नंबर 3 के लिए जनसुराज और बीजेपी लड़ रही है। लेकिन कहानी अब बिल्कुल 360 डिग्री घूम चुकी है। आप नंबर 3 है, आप नंबर 3 है, और उसकी वजह क्या है? संतोष जी, निश्चित रूप से चुनाव हम लड़ रहे थे जीतने के लिए, लेकिन जो मतदाता था वो उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों को हम उठा रहे थे, उन मुद्दों को प्रशांत किशोर जी भी उठा रहे थे। बिहार की हो या केंद्र की जो एनडीए सरकार का निकम्मापन है, जिस ढंग से बिहार के लोगों को ठगा गया, जो वादे किए गए केवल वह कागजी वादे रहे,
कहीं जमीन पर कुछ स्थिति है नहीं, शिक्षा की स्थिति बदतर, स्वास्थ्य की स्थिति बदतर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं कि एक जो है सो प्रशासनिक पदाधिकारी की हत्या कर दी जाती है और उस जिस पदाधिकारी की हत्या हुई है उसकी पत्नी खुलेआम कर रही है, एक विधायक पर आरोप लगा रही है और पुलिस उसको जो है दूसरे दिशा में मोड़ने का काम कर रही है। कई घटनाएं ऐसे अब पटना में ये बातें आप जनता तक समझा नहीं पाए और इसीलिए आप ये बातें जो अब आप कह रहे हैं टेलीविजन पर, ये वहां बांकीपुर की जनता को आप नहीं समझा पाए। नहीं, बांकीपुर की जनता इतनी समझदार है कि वह समझ गई कि अगर हम वोट का डिवीजन होगा तो भाजपा जीतेगी, इसलिए मतदाता एक कैंडिडेट के तरफ पोलराइज हो गया उसमें। अब मैं कुमार सौरभ जी की तरफ जा रहा हूं। कुमार सौरभ जी, बांकीपुर की जनता समझदार थी, वो ये समझ गई कि आरजेडी और जनसुराज में अगर उसे कोई एक व्यक्ति को चूज करना है तो उसने जनसुराज को चूज कर लिया। संतोष जी, सबसे पहले आपके माध्यम से बांकीपुर के सभी 3,80,000 मतदाताओं को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है, उनका अभिनंदन है, उनके लिए पुनः आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बिहार में एक अप्रत्याशित चुनाव और उसके परिणाम के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, किसी को क्रेडिट जाता है तो बांकीपुर के 3,80,000 मतदाताओं को जाता है। और संतोष जी, इस चुनाव के दौरान हमने और आपने कई ऐसे बांकीपुर से जुड़े टॉपिक्स पर संवाद किया है और मैंने हमेशा आत्मविश्वास के साथ सिर्फ एक चीज सही नहीं हुई है मेरी, वो है कि मेरी उम्मीद थी कि कम से कम 5 से 10% मतदान इस बार और होगा। इस एक चीज के को छोड़कर, और उसके भी अपने कारण हैं, उसको अब चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। वो कारण है कि पहला 2 से 3 बजे के बाद जिस प्रकार का हिंसा और जिस प्रकार के डिस्टर्बेंस बांकीपुर में हुए, वो कहीं न कहीं कुलीन मतदाता, संभ्रांत मतदाता डरा और वो उतने वोट करने नहीं आए। खैर, ये अलग बात है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं और दोहरा रहा हूं इस बात को कि आज इसकी तस्दीक हो गई कि बांकीपुर में सम्राट चौधरी, बांकीपुर का जो परिणाम है उससे बिहार को संदेश गया है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार्य नहीं हैं। ये इसकी मुहर लग गई और उसकी एक और मुहर है कि आज चुनाव के बाद आप ही बता रहे हैं अपने ब्रेकिंग में, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हमने हमेशा कहा कि ये पहला चुनाव है। संतोष, बांकीपुर में विधायक के लिए चुनाव था, प्रशांत किशोर अच्छे से लड़े, आपने उनका अच्छा सहयोग किया, वो जीते नहीं। बीजेपी स्वीकार कर रही है नहीं। और कल आप, चूंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि कल आप मेरी इस डिबेट में जरूर आएंगे, लेकिन चूंकि आप कल प्रेजेंट नहीं थे, आपके प्रतिनिधि कल प्रेजेंट थे, और कल जब लबोलवाब निकल कर आया तो कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी ये कह रही थी कि जनसुराज ने बाकी पार्टियों से बेहतर नैरेटिव गढ़ा और उस नैरेटिव के दम पर जनसुराज जीती। अब ये बात तो वही हो गई कि जितनी देर मैं नहीं बोला हूं उससे ज्यादा आप बोले हैं सर, तो हमको थोड़ा सा मौका दे दीजिए। नहीं, मैंने तो आपको सुनने के लिए बुलाया कि ये नैरेटिव का खेल बाद में सर बट हम सुना नहीं पा रहे हैं, दुर्भाग्य ये है। खैर, तो बात ये है कि बांकीपुर में कोई सरकार बनाने और गिराने का चुनाव तो था नहीं। सिंपल सा बात है, उनके सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और सरकार के सेहत पर भी 4 साल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बांकीपुर का चुनाव ऐसा था जो पहली बार सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इसके पहले जो भी चुनाव हुए वो नीतीश जी के चेहरे पर, इनफैक्ट 2025 का भी जो चुनाव हुआ वो नीतीश जी के चेहरे पर हुआ और जनता से कहा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और अब जो है दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से बिहार की सरकार चल रही है। तो ये बता दिया है बांकीपुर के माध्यम से बिहार के लोगों ने कि बिहार में रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चलेगी। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति ही बिहार के मुख्यमंत्री हों। अगर रेल मंत्री एक आईएएस हो सकते हैं, विदेश मंत्री एक आईएएस हो सकते हैं, बाकी के आपके मंत्री जो है अच्छे पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, तो बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा? एक चरित्रवान व्यक्ति क्यों होगा जो 7 हत्या के आरोप में जेल गया हो, जिनका अपना नाम क्या है नहीं पता, जन्म तिथि क्या है नहीं पता, डिग्री क्या है नहीं पता। ये बार बार क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? और अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संदेश सीधे मोदी जी और अमित शाह को गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो भाई आप ये जो घूम रहे थे ना 201 विधायक,
45 विधान पार्षद, 33 राज्य के मंत्री, 8 केंद्र के मंत्री, 6 से 8 और बाकी के जो 30 सांसद, ये देखिएगा आप कैसे काम करना शुरू करते हैं। इनको अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तस्दीक हो गई कि मोदी जी के बॉस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर ये हार सकते हैं, तो ये अब कहीं भी हार सकते हैं, इस बात पर मुहर लग गई है। और ये कोई हम इसलिए नहीं, अहंकार में नहीं कह रहे हैं, ये दायित्व है हमारा, ये इसीलिए जनता चुनती है। आप अब हमारे छात्रों पर लाठियां चलवाएं, वो आपसे नौकरी मांगने आए तो उनको आप पीटें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर, इसके लिए सरकार नहीं चुनते हैं हम। इसके लिए सरकार नहीं चुनते हैं कि 3 महीने पहले बजट आए और अभी जो स्थिति है उसमें बिहार में आपने ट्रेजरी बंद कर दिया है। आप 10,000 12,000 करोड़ जा रहे हैं, केंद्र से मांग रहे हैं, शिक्षा के लिए आप 1130 करोड़ मांग रहे हैं। तो अब ये चीजें सदन के पटल से प्रशांत किशोर जी आपको रोज पूछेंगे। और एक आखिरी सवाल, भैया चितरंजन गगन जी बड़े सीनियर हैं, हमारे आदरणीय हैं, खाली 3 चीज बता दे, बांकीपुर में बूथ कितना था, वार्ड कितना था, और जो है वहां के कितने स्लम हैं बांकीपुर में। मेरा सीधा प्रश्न है उनसे, ये 3 प्रश्न आप मेरे लिए पूछ लीजिए, कितना बूथ था, कितना वार्ड था, और बांकीपुर में कितना स्लम था। आदरणीय हम आप पर लोमड़ी और बहरूपिया और इस टाइप के शब्दावली में नहीं जाएंगे। इम्तिहान नहीं ले रहे हम यहाँ पर, व्यक्तिगत किसी का भाई अपनी हार का नहीं अपनी, एक मिनट सर संतोष जी, 1 सेकंड, मुझे आपत्ति है, 1 सेकंड भैया, अपनी हार का खींच, अपने जमानत जब्त का खींच, आप मेरे नेता को एक ऐसे शब्द से नवाजेंगे, ये ठीक नहीं है। यही अहंकार के कारण बीजेपी हारी। और अब आप आत्ममंथन करने की जगह आपके सांसद मीसा दीदी ने क्या बोला है, आपकी सांसद मीसा दीदी ने क्या बोला है, बचिए आप आदरणीय हैं चितरंजन जी, मेरा सलाह है इस प्रकार के अहंकार से बचिए। बांकीपुर में कौन सी देखिए बीजेपी के अहंकार का क्या हश्र हुआ है, आप नहीं बता सकते कि कितना बूथ कितना, बाकी सभी की आवाज प्रीति जी की आवाज को ऊपर रखिएगा, को भी नहीं पता होगा। पिछली बार आपको 63% यहां पर वोट मिला था, इस बार आप 35% के भी नहीं पहुंचे। देखिए संतोष जी, लोकतंत्र जनमत से चलता है और बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वहां के लोगों ने जो अपना जनमत और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी ने जीत दर्ज की और वो विधायक बने हैं, उनकी हम बधाई भी देते हैं। लेकिन जहां तक बात है हमारी हार का, या हमारे ऊपर जो लगातार प्रशांत किशोर जी और उनके प्रवक्ता जो हमला कर रहे हैं हमारी पार्टी पर, हमारी सरकार पर, तो एक बात स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि ये उपचुनाव एक विधायक चुनने का चुनाव था। लेकिन सब जब आग इस प्रकार से दिखाया गया, भ्रमजाल इस प्रकार से फैलाया गया, जिस झूठी बुनियाद पर प्रशांत किशोर जी ने इस चुनाव को लड़ा, उस झूठ को, उस बेबुनियाद उनके पूरे बुनियाद पर इन्होंने चुनाव लड़ा, और उसको सोशल मीडिया आने वाले समय में उसको नकारे की। संतोष जी समय दे दीजिए, संतोष जी थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी बातों को रख दूं। और लगातार ये आकर जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमला कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, उन पर उनके आपराधिक मामलों की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर जी पर जो 8 केस हैं, तो उन्होंने वो अधिकार से फिर चुनावी मैदान में आए, तो यह लोकतंत्र है। और सम्राट चौधरी पर जो केस हुए थे, उसको मानवाधिकार ने खारिज किया, उनके परिवार को कंपनसेशन मिला। और जरा एक बात बताइए कि नाबालिग लोग और एक परिवार के सभी सदस्य क्या हत्या के लिए कोई जाएंगे? तो ये सब झूठ और प्रपंच खेल करके, रच करके, कि इन्होंने क्या कहा, रविशंकर प्रसाद जी के एक बयान का एक कटिंग लगा करके पूरे चुनाव प्रचार ये लोग निगेटिव नैरेटिव सेट करते रहे। एक बार सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को सुना। सौरभ जी आप अपने समय बोलिएगा, आप अपने समय पर जब आरोप लगा रहे थे, आप अभी उनके नेता पर आरोप लगा रहे थे, वो सुन रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से। पर्दाफाश बहुत आवश्यक है। संतोष जी, इन्होंने बिल्कुल गलत नैरेटिव क्रिएट किया, और जो एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं, मैं तो कहूंगी कि ये झूठे किशोर हैं, प्रशांत किशोर नहीं है। ये झूठा नैरेटिव गढ़कर इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित किया। और चुनाव जीतते ही, आपने पहली बाइट सुनी होगी, आप सब लोग चला रहे थे,
पहले वो क्या दावे कर रहे थे कि हम बैंगलोर और पेरिस बनाएंगे, और चुनाव जीतते ही क्या वो कह रहे थे फिर कि देखो, इतना फिर जल्दी देखो ये हम इसको ये कुत्ता बिल्ली के बाद अब ये इनका दूसरा झूठ है। नहीं सॉरी, प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे संतोष जी, प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे। अभी प्रीति जी आपने कहा, प्रीति जी अभी आपने कहा कि अभी उन्हें विधायक बने हुए एक दिन हुआ है, कम से कम उन्होंने आपको 100 दिन दिए थे, तो 100 दिन तो उन्होंने देखिए। संतोष जी, अरे भाई ये प्रोपेगेंडा झूठ थोड़े चलेगा, ले लीजिए ना हमसे जवाब ले लीजिए ना भाई। और यहाँ के लोग बहुत आप संवेदनशील 30 सेकंड हमको दीजिए, इनका प्रोपेगेंडा ध्वस्त करते हैं यहीं पर। 30 सेकंड दीजिए संतोष जी, और मैं कहना 30 सेकंड दीजिए। कुमार सौरभ जी थोड़ा सा तो बर्दाश्त कीजिए। बांकीपुर की मैं बात नहीं करती, अगर ऐसा ही होता आप तो 30 शब्द झूठ बोल रहे हैं ना सर। आप हर शब्द पर आकर प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो फिर डिबेट कैसे बढ़ेगी आगे? आपने जब जितने समय आपने इंटरप्ट नहीं, जितने समय, हाँ मैं दूंगा 30 सेकंड जी के बीच में बोलना, झूठा नैरेटिव गढ़ना, प्रीति जी टॉपिक पर अधिकार सा बन गया है, लेकिन सच्चाई आपको सुनने की आदत अब डालनी पड़ेगी। ठीक, मैं जरा एक रिएक्शन के लाल जी का ले लूं, उसके बाद कुमार सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट संतोष जी आप तो सारे ही पूरे ही मेरे बोलने के दौरान ये बीच में साहब बोल रहे थे, तो मुझे आप बस 30 सेकंड्स का समय दीजिए। हाँ 30 सेकंड में आप जल्दी अपनी बात को रखिएगा, मेरी डिबेट समय से चलती है जी। एक मिनट संतोष जी, 100 दिन के मात्र समय में सम्राट चौधरी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। लगभग 11,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने मॉडल स्कूल 211 उन्होंने मॉडल डिग्री कॉलेज और 551 उन्होंने मॉडल स्कूल बनाने का काम किया, और लोगों को मतलब सेक्रेटेरिएट को उन्होंने पटना से उठा करके पंचायत तक पहुंचाने का काम किया। 30 दिन के अंदर अब लोगों को इंसाफ मिलेगा, उनको हर जो भी उनके समस्या उनका समाधान होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध पर सरकार अपना रही है, सुशासन का हमारा मॉडल है, नए सैटेलाइट टाउन बनने वाले हैं। ये हमारे सम्राट चौधरी जी के 100 दिन की उपलब्धि है। प्रीति जी ये तो आप बांकीपुर की जनता को भी के बीच भी लेकर गए होंगे इस मॉडल को। सवाल तो जब उसमें इस मॉडल को वहां पर आपने रखा और वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए तो आप आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि बांकीपुर आपके हाथ से क्यों निकल गया। एक रिएक्शन में जरा के लाल जी का ले लूं, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। प्रीति जी आपकी मेरी पर्सनल डिबेट नहीं है ना, के लाल जी, और जनता की हाँ, जनमत का हम सम्मान करते हैं, यही महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र में यही महत्वपूर्ण है। के लाल जी, ये बांकीपुर में जो हुआ, चूंकि आप भी लगातार विश्लेषण कर रहे थे, हम भी लगातार नजर रखे हुए थे, कुमार सौरभ जी, प्रीति जी, चितरंजन जी और तमाम यहां पर प्रवक्ता जो बातें यहां पर रख रहे थे। बांकीपुर में क्या हुआ अचानक से कि 63% वोट परसेंटेज वाली पार्टी 35% के आसपास जाकर सिमट गई और 5% वोट शेयर वाली पार्टी सीधे 49% से ज्यादा वोट लेकर आई। मेरे अनुसार से कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जो जन स्वराज के फेवर में चली गई। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। एक पॉलिटिकल स्थिति, जैसे आरजेडी का वोट जो कोर वोट था, मुस्लिम और यादव का वोट था, तो आरजेडी के जो नेता थे तेजस्वी यादव प्रचार से दूर रहे, 2 दिन पहले आए और उन्होंने प्रचार किया। आम लोगों के बीच इनका जो वोटर है वो बड़ा इंटैक्ट है, आप इनको इधर खींच नहीं सकते आसानी से। तो इनके वोटर के पास भ्रम की स्थिति व्याप्त हो गई कि हम करें तो क्या करें, कि अगर प्रचार नहीं हुआ, इस तरह से नहीं हुआ, तो इनके पास विकल्प हुआ कि हमेशा ये होता था कि लालू यादव का डर दिखा करके वोट लेते थे बीजेपी वाले लोग। अब उनके पास ये विकल्प नहीं था कि अगर हम तो जीतेंगे नहीं, आरजेडी के मतदाता ये सोचे कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा नहीं, तो हम वोट किसको दें, हम वोट उसको दें जो बीजेपी को हरा सके। तो इनको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जन स्वराज को हो गया कि भाई जो मुस्लिम और यादव का वोट मिल गया इनको। दूसरी बात कि ये लोग नैरेटिव ये बार बार सेट रहे 25 से 30 नीतीश, तो एक मैसेज आम लोगों के बीच इन लोगों ने, जन स्वराज ने या प्रशांत किशोर ने ये नैरेटिव किया कि भाई जो जिसके नाम पे वोट लिया गया उसको हटा के सम्राट चौधरी को लाया गया। तो ये नैरेटिव दिए कि देखिए इस तरह से नहीं होना चाहिए, बार बार सम्राट चौधरी को अटैक करते रहे और कहते रहे कि ये बिठाए गए हैं, तो इसका फायदा इनको मिला। दूसरी बात ये हुआ कि
जो अगर हटे तो जो कुर्मी समुदाय के लोग जो हैं, जो नीतीश के वोटर हैं, वो लोग शांत हो गए। उसके अलावे एक नीतीश के समय ये कहा जाता है कि पचफोरना, टेली और छोटी छोटी जातियां थी, वो भी इंटैक्ट रहता था नीतीश के नाम पे, तो वो भी बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिए। रही बात आपको कि फॉरवर्ड का जो बीजेपी का हार्ड कोर वोटर है, उसको दो चीजों ने प्रभावित किया। एक वो तो तिवारी बक्सर वाला कांड, जिसमें कि बक्सर वाला कांड हो गया तो इमीडिएट उनको एक्शन लेना चाहिए था, एसडीओ को ट्रांसफर करना चाहिए था, या कोई परिवार वाले सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां जाता, लोग मिलता। उसमें जनसुराज ने बाजी मारी कि सबसे पहले प्रशांत किशोर गए, वहां गए। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने हर मुद्दे को बेहतर तरीके से चुना, उसको बेहतर तरीके से उठाया, और बीजेपी चूंकि जंगल राज पर नहीं गई क्योंकि उसको मालूम था कि आरजेडी उस स्थिति में नहीं आएगी कि उनसे सीधा मुकाबला हो। इसका बेनिफिट भी प्रशांत किशोर के पास चला गया। अब अपनी बात को रखिएगा। और कुमार सौरभ जी, एक बात संतोष जी, एक बात मैं ये कहूंगा कि एक जेनजी का भी फायदा हुआ इनको, कि जैसे जेनजी का जो विरोध हुआ 34.80% वोटिंग हुई है वहां पर, उसमें जेनजी कितना निकला वोट डालने? सवाल तो ये भी है ना। कुमार सौरभ जी। हाँ जी, देखिए संतोष जी, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना आपको कि पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार थी हमारी बहन, उनको जितना वोट आया, लगभग 44 से 45 हजार, उतना ही वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार आया है। जी, और इस बार 44,000 समथिंग जो है, उससे भी कम इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 51,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और नितिन जी पिछली बार चुनाव जीते थे, और इस बार लगभग 20,000 वोट से आप हारे, यानी 71,000 से आप चुनाव हारे हैं, पहली बात। और वो भी तब जब 35% मतदान हुआ है, वरना अगर 42% होता पिछले चुनाव की तरह तो मेरा वोट लगभग 85 से 90,000 होता। खैर उसमें नहीं जाते हैं भाई। अभी मेरी बहन ने कहा कि हम लोग फैक्ट्स नहीं रखे हैं, झूठ और प्रोपेगेंडा। अरे भाई, आप किसे बड़ा मशीनरी किसी का नहीं, सबसे बड़ी विश्व की पार्टी, और हम नैरेटिव चला रहे थे और आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, आप उसको आते काउंटर करते। दूसरी बात, 18 नवंबर 1999, मैडम जाके कोर्ट चेक कर लीजिएगा, दावे के साथ कह रहा हूं, इस राज्य के राज्यपाल ने एक मंत्री को बर्खास्त किया था उन्हीं के जन्मदिन के दिन, फर्जी नाम, फर्जी डिग्री और सारी चीजों के लिए, और राजभवन से चिट्ठी निकली थी कि इनसे सारा फर्जीवाड़ा के लिए वसूल करिए सैलरी और बाकी की चीजें। 18 नवंबर 1999 सम्राट चौधरी जी को बर्खास्त किया गया था मंत्रिमंडल से। मुझे बताइए इसमें कौन सा झूठ है? क्या आज भी बिहार को पता है कि 10वीं कब की है उन्होंने, 12वीं कब की है उन्होंने? क्या आज भी पता है उनका नाम कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? सौरभ जी, रियल तो आज आप क्या है बिहार को पता है क्या? क्यों नहीं पता होना चाहिए बिहार को? तो आप फिर आज और पूरे बिहार में सबसे चरित्रवान सम्राट चौधरी। अरे भैया, काहे के लिए हर बात? जनता की अदालत गए ना, जनता की अदालत गए और जनता ने बता दिया। आप समझेंगे तो ठीक, नहीं समझेंगे तो बकाइए मत। 29 और 30 में भी जनता समझा देगी। आप जो है राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। नितिन जी जो है, अरे सर नितिन जी, कोई बात नहीं। अरे कल तक आप कह रहे थे कि हम तो जमानत जब्त वाले हैं, आप ही कह रहे थे। यहां बीजेपी के प्रवक्ता कम, आप ज्यादा कह रहे थे। मैं कह रहा था आपका ही निकाले पुराना क्लिप, सब आप क्या बोल रहे थे? मेरे अरे आप एक बार नहीं बोले कि 2025 में आप लोग जमानत जब्त वाले हैं। अरे सर, नैरेटिव नहीं, फैक्ट। 2025 में आपकी 2025 में आपकी जमानत जब्त नहीं हुई। अच्छा, एक आखिरी बात, 2025 में आपकी जमानत जब्त नहीं हुई थी सर। अभी में सर, अगर 2025 में अभी क्या हुई है? 4.97% वोट के साथ 7,717 वोट आपके आए, इस पर आपकी जमानत बच गई थी। कैंडिडेट को, राजद को जितना वोट आया था उससे भी कम वोट आया है ना। बीजेपी को, राजद के कैंडिडेट को जितना वोट आया था उससे भी कम वोट आया है ना। मैंने अपने विश्लेषण में इनकी तारीफ की क्या? नहीं आया संतोष भाई? मैंने अपने विश्लेषण में इनका वोट बढ़ा दिया। आखिरी बात और है, यही तो पंगा, यही तो प्रॉब्लम है सर। जब आपका 7,717 वोट आएगा और मैं कहूंगा कि 7,717 वोट आपको 2025 में आया, तो आप कह रहे हैं कि मैंने नैरेटिव गढ़ा आपके खिलाफ। और अगर मैं इनका वोट बता रहा हूं
कि इनका वोट आया है 44,827, तो मैं इनके खिलाफ इनकी तारीफ कर रहा। हम अभी बीजेपी ठीक, मेरे पास समय थोड़ा सा कम होते, मैं समय थोड़ा सा कम। प्रीति जी जल्दी से, मैंने नहीं भटकाई, आपने भटकाई, आपने डिबेट को भटकाया, मैंने अपना बचाव किया है। कैरी ऑन। अरे संतोष जी, जिस पार्टी के नेता अपने डिप्लोमा डिग्री को मास्टर डिग्री बताते हो, झूठा प्रपंच रचते हो और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तहत पीजीडीएम मैंने भी किया है। उनको अगर आपको जानकारी नहीं है तो जाके जानकारी जुटाइए कि एमबीए की डिग्री पीजीडीएम होता है। तो लीजिए, तो धैर्य रखिए, अभी आप जीते हैं, उसका जश्न मनाइए, तो धैर्य से सुनिए। प्रीति जी जल्दी, समय 1 मिनट आपके पास। तो आप काउंटर करिए ना, वो रॉन्ग कोट कर रही है तो या तो आपको भी नहीं पता है संतोष जी कि पीजीडीएम क्या होता है। सौरभ जी, सारी जानकारी तो आप ही के पास है कि हमारी पूरी बिहार की सरकार विधायक के तौर पर प्रशांत किशोर जी को पूरी मदद करने जा रही है। आप पेरिस बनाइए, लंदन बनाइए, बांकीपुर को चमकाइए, हमारी सरकार एकदम खुले दिल से आपका सपोर्ट करेगी। शुरू हो रहा है, लेकिन आप करिए, करके दिखाइए, यहाँ की जनता को पेरिस बना दिए हैं, बाकी सभी की आवाज डाउन। पटना को पेरिस बना दिए है ना, पटना को पेरिस बना दिए है ना। संतोष जी, मैं आपके माध्यम से सौरभ जी को यही कहूंगा, इस जीत को शालीनता से आप लीजिए। अब आप जो है सो जो आप राजद पर आप लगे या पथी करने, यहीं से आपकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि आप सही में जो है सो जनता के लिए लड़ना चाहते हैं या जो है सो किसी के एजेंट बन के जो है सो आप चुनाव लड़े। अरे यह जनता की जीत है, जनता ने आपको वोट दिया है इसलिए कि वह भाजपा के कुशासन से नाराज थी। भाजपा के कुशासन के बदला में उसको लगा कि वोट मेरा अगर बढ़ेगा तो भाजपा जीत जाएगी, इसलिए वो आपको वोट दिया। या भ्रम में नहीं रहिए कि जो वोट आपको मिला है वह जन, इसीलिए आपकी सांसद लोमड़ी बता रही हैं, वह जो सो भाजपा के खिलाफ, भाजपा के कुशासन, इसीलिए आप लोग लोमड़ी कहाँ थे चुनाव में? नजर नहीं आए एक भी दिन गगन बाबू आप चुनाव में एक भी दिन नजर नहीं आए बांकीपुर के सड़क पर। अरे बांकीपुर के सड़क पर आप एक भी दिन गगन बाबू नजर नहीं आए। अब जो है स्टूडियो में खाली ट्विटर पे राजनीति होगा, ट्विटर और फेसबुक से राजनीति करिएगा आप लोग। कहाँ थे नेता प्रतिपक्ष? कर उनको संबोधित करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। वोट दिया, अगर आप भरम में हैं, कम से कम उम्र का और व्यक्ति का तो सम्मान कर सकते हैं। अपने से सम्मानित लोगों को बाबू कहा जाता है, थोड़ा जान लीजिए। नोएडा में आप शायद नहीं जानते होंगे, जो बड़े होते हैं उनको कहा जाता है मेरे भाई। उनके आगे जी भी लगाया जाता है। बाबू सोना वाली भाषा जैन जी के समय में हमें मत समझाइए। नहीं, उससे भी बड़ी उपाधि आपको नहीं पता है। बहुत चीजों की जानकारी सिर्फ आप ही को नहीं है। केके लाल जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा, बाकी सभी की आवाज डाउन। केके लाल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। संतोष जी जरा सुनिए। अरे गगन जी सुनिए, गगन भाई जरा सुनिए, आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। प्रीति जी समय नहीं है, आप भेज दीजिएगा। संतोष जी, केके लाल जी का समय मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। मैं जो क्लिप दिखा रही थी उसमें राजद के कोर वोटर और कार्यकर्ता बता रहे हैं कि इस बार हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने केके लाल जी, मेरी आवाज मिल रही है? दिलवाया तो मामला तो यहाँ पर ये सेट था। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। मेरे पास 200 वीडियो है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं। खेलती रहिएगा सर, डिबेट के बाद पूरा समय आपके पास। केके लाल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। किस मुद्दे पे सर? बांकीपुर पर जनसुराज की जीत पर। नहीं, बांकीपुर पर मैं ये कहूंगा कि जो भी नहीं, जनसुराज ने जो वादा अभी जीतने के बाद जो वादा कर रहे हैं वो ज्यादा आरोप नहीं लगाए किसी के ऊपर और रेफरेंडम नहीं करें सम्राट चौधरी। ये तो एक विधानसभा क्षेत्र जीते हैं, तो पहले एक मॉडल अपना विकसित करें, बताएं लोगों को कि आप क्या क्या करेंगे। आप इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे हम बिहार में अभी जैसे कह रहे हैं कि घूसखोरी खत्म कर देंगे, तो एक विधायक क्या मतलब घूसखोरी रहना चाहिए आपके हिसाब से? खत्म कर देंगे? नहीं,